औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। कल थर्ड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम टू द फोर्स व्हेन देयर इज अ मीडियम। ये हम कल डिस्कस कर चुके थे। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। उसी पे मैंने एक एमसीक्यू बना लिया, एक मॉडल एमसीक्यू। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 100 न्यूटन। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है व्हेन देयर इज नो मीडियम, जब कोई मीडियम ना हो। व्हेन मीडियम पुट बिटवीन चार्जेस फोर्स बिकम्स 5 न्यूटन। जब आप चार्जेस के दरमियान मीडियम रख ले तो फिर फोर्स आपके पास है वो 5 न्यूटन बन जाएगा। देन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल विल बी डैश। ठीक है, तो फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का जो है वो क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास जो है 20, बी ऑप्शन आपके पास है 25, सी ऑप्शन आपके पास है 5, डी ऑप्शन है आपके पास है 2। तो देखिए यही फार्मूला मैंने इस्तेमाल करना होगा जो ऊपर मैंने स्टार्ट में लिखा है। आप इसको देखें, जब मीडियम नहीं होता तो फोर्स 100 होता है, जब आप मीडियम रख लेते हैं तो फिर फोर्स आपके पास है ये 5 न्यूटन होता है। सो दिस विल बी कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा 20। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 20। ठीक है, वो ऊपर वाला रेशियो इस एमसीक्यू में यूज हुआ है। सो दिस इज अनदर एमसीक्यू, दैट इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का आपके पास इक्वेशन जो है दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक और बात याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ा सेकंड ईयर कोर्स में कि कूलम्बिक फोर्स ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? For every action, there will be a reaction force which will be equal in magnitude but opposite in a direction. न्यूटन थर्ड लॉ सिंपल जो है लॉ है जो कि आप जानते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2 जो कि r डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, Q1 Q2 पे F12 फोर्स लगा रहे हैं। Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो F12 फोर्स है, और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाता है वो F21 फोर्स है। आपके पास कौन सा फोर्स है? F21 फोर्स है। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहते हैं कि Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा Q2 Q1 पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है। F12 इज इक्वल टू -F21। Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाता है तो Q2 Q1 पे भी उतनी फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन आपके पास है वो अपोजिट होगा। ठीक है, अभी आपके पास एक सिंपल एमसीक्यू है। 1 कूलम चार्ज हैज 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 1 कूलम चार्ज हैज 1 न्यूटन फोर्स ऑन 4 कूलम चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज 4 कूलम चार्ज पे 1 न्यूटन फोर्स को लगा रहा है, वेयर द चार्जेस आर एट x डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, व्हाट विल बी द फोर्स बाय 4 कूलम ऑन 1 कूलम चार्ज? अगर 1 कूलम चार्ज 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं 4 कूलम चार्ज पे, तो 4 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा अगर उसके दरमियान डिस्टेंस को हम फिक्स या कांस्टेंट रख ले। ठीक है, तो ऊपर मैंने लिखा है कि F12 विल बी इक्वल टू -F21। क्यों? क्योंकि हमने ये लिखा था कि फोर्स कूलम्बिक फोर्स जो है ये Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q1 चार्ज Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा तो Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो भी हो। ठीक है, तो उसी पे मैंने एमसीक्यू बना लिया। 1 न्यूटन फोर्स 1 कूलम 4 कूलम पे लगा रहा था, तो 4 कूलम 1 कूलम चार्ज पे भी 1 न्यूटन फोर्स को लगाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये वही कूलम्स लॉ और बे न्यूटन थर्ड लॉ, उसी से मैंने एक मॉडल एमसीक्यू बना लिया। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आ सकते हैं। दीज आर द मॉडल एमसीक्यूज। ठीक है, इन द कूलम्स लॉ। अच्छा, अब हम आगे जा रहे हैं। कूलम्स लॉ में एक सेंटेंस लिखा गया है कि कूलम्स लॉ या कूलम्बिक फोर्स ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं इसको लिख लेता हूं, याद रखें कि कूलम्बिक फोर्स या इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इट ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। अगर आप कूलम्स लॉ में देखें तो ये एक सेंटेंस लिखा गया है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब आपके पास क्या है? मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए से आप लोगों को समझा देता हूं। ये आपके पास लेट्स सपोज चार्ज है, ये Q1 है। ठीक है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज है Q0 R1 डिस्टेंस पे है, यहां पर चार्ज Q2 है। ठीक है, ये R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये आपके पास N चार्ज है, दिस इज Qn, और ये आपके पास Rn डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये आपके पास N चार्जेस है, दिस इज N चार्जेस, 10 है, 20 है, 100 है, हमने जनरली इसको लिख लिए N चार्जेस। आप देखिए ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज। अब Q1 से Q0 तक जो डिस्टेंस है वो R1 है, Q2 से Q0 तक जो डिस्टेंस है दिस इज R2, और Qn से आपके पास Q0 तक जो डिस्टेंस है दिस इज Rn। तो हर एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स सपोज आपके पास N चार्जेस है और ये आपके पास पॉइंट चार्जेस है, क्योंकि कूलम्स लॉ ओबे फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस के लिए ओबे होता है। ठीक है, तो अगर ये N चार्जेस है यहां पर, ठीक है, और ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, तो ये N चार्जेस आपके पास इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है और इसके डिस्टेंसेस R1 R2 और ये आपके पास क्या है? Rn है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब आपके पास ये होता है कि आप क्या करें,
आप एक एक पॉइंट चार्ज का फोर्स टेस्ट चार्ज पे मालूम करें और उसको आप एड कर जाए तो वी विल गेट द टोटल फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब आपके पास ये है कि Ft इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। मींस द सम ऑफ फोर्सेस, इट मींस कि टोटल फोर्स आपके पास जो होगा दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फोर्सेस बाय ऑल पॉइंट चार्जेस, सम ऑफ फोर्सेस बाय ऑल पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ऑन टेस्ट चार्ज। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। मतलब अगर आपके पास n चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप हर एक चार्ज का फोर्स मालूम करें टेस्ट चार्ज पे और उसको फिर आप एड कर जाए तो वी विल गेट द टोटल फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज। आप टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स को जो है वो हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। तो आपके बुक ने एक सेंटेंस लिखा है, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है या कूलम्बिक फोर्स जो है, ठीक है, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, ओबे करता है। सो दिस इज बेसिकली द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये कूलम्स लाता और इसमें से आपके पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिर भी अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आपके सामने आ जाए, कोई कंसेप्ट आपके सामने आ जाए, ठीक है, तो आप जो है जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है उस पर आप वॉइस मैसेज करें। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, उस पर ख्याल मत करें, ठीक है, उस पर जस्ट वॉइस मैसेज करें जहां पर आपको कंफ्यूजन हो, या टेक्स्ट करें। वो मोबाइल एक पुराना सा मोबाइल है और उसका स्पीकर भी खराब है, ठीक है, तो वो जब यहाँ पर मैं आता हूँ तो वो क्वेश्चंस में सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ, या घर में जब इब्राहिम मुझे दे देता है, ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो इसलिए आप उस पर ख्याल मत करें, वो रेगुलर नंबर नहीं है, वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए। तो इसलिए आप उस पर वॉइस मैसेज करें, ठीक है, या टेक्स्ट मैसेज करें, तो इंशाल्लाह एक दिन या 2 दिन में जरूर मैं आपको उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके पास कूलम्स लॉ में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, या आपको कोई एमसीक्यू सामने आ जाए जो कि आपको नहीं आ रहा कूलम्स लॉ से रिलेटेड, तो आप वो सेंड करें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, और आपको भी वहां पर मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा। अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है? अगर आपके पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज इसका फील्ड आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप सोर्स चार्ज कह सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है। हर सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में जब आप टेस्ट चार्ज को इंटर कर लेते हैं तो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर लेता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा रीजन जहां पर आप टेस्ट चार्ज को इंटर करें और वो फोर्स एक्सपीरियंस करें तो फिर वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप देख सकते हैं, मैं अगर टेस्ट चार्ज इंटर करूं, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, एंड यहां पर आपके पास फोर्स लग जाए इस टेस्ट चार्ज पे, तो फिर इसको हम कहते हैं दिस रीजन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है दिस इज वेक्टर फील्ड, ये आपके पास वेक्टर फील्ड है। ठीक है, और वेक्टर फील्ड का मतलब यह है इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है हर पॉइंट पे। ठीक है, दूसरी बात, दिस इज अ रियल फील्ड, ये रियल फील्ड है। रियल फील्ड का मतलब ये होता है ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज अ रियल फील्ड, दिस इज नॉट इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एक रियल फील्ड है। हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास है वो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है वो एक रियल फील्ड होता है और ये वेक्टर फील्ड भी होता है। और वेक्टर फील्ड का मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, इसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। वो डायरेक्शन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, उससे आप डायरेक्शन के बारे में भी बता सकते हैं और फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी बता सकते हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द ऐसा रीजन जहां पर वो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा सके, उस रीजन को बेसिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपके सामने है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो फैराडे ने दिया था, कंसेप्ट गिवन बाय फैराडे। ठीक है, फैराडे ने वेक्टर फील्ड का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, और उस फैराडे ने यह भी कहा था, ठीक है, बाय फैराडे आपके पास फोर्स का जो कास है, फोर्स का जो कास है वो ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड्स है। ठीक है, कूलम्स लॉ, कूलम्स ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मालूम करने के लिए एक लॉ में दिया था, उस टाइम फील्ड का कंसेप्ट नहीं था, फील्ड का कंसेप्ट बाद में आया था। ठीक है, फैराडे ने इसका कंसेप्ट दिया था कि अगर आपके पास दो चार्जेस है, ये आपके पास एक चार्ज है दिस इज Q1 और दूसरा चार्ज आपके पास ये है दिस इज Q2। ठीक है, Q1 और ये Q2, ये ब्लू इस ब्लू चार्ज का फील्ड है, ये रेड इस रेड चार्ज का फील्ड है। तो यहां पर अगर आप देखें
नो ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड, नो ओवरलैपिंग ऑफ अ फील्ड, सो नो फोर्स, इसके दरमियान कोई फोर्स नहीं होगा, ये फैराडे ने बताया था, ठीक है। और अगर ये आपके पास Q1 चार्ज है और ये आपके पास Q2 चार्ज है, ठीक है, ये आपके पास Q1, ये आपके पास Q2 चार्ज है, अगर आप लोग देख ले तो यहां पर इसने ओवरलैप कर लिया है, ठीक है, फील्ड्स ओवरलैप, फील्ड्स ओवरलैप कर गए, दोनों के फील्ड्स आप देख सकते हैं वो ओवरलैप कर गए, ठीक है। तो जब फील्ड्स ओवरलैप कर गए तो अब फोर्स आपके पास नॉन जीरो होगा, ठीक है। और यहां पर मैं लिख सकता हूं कि फोर्स आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड्स। अगर दो चार्जेस की फील्ड्स ज्यादा ओवरलैप कर जाए तो वो एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स को लगाएंगे, और अगर कम फील्ड्स ओवरलैप कर जाए, ठीक है, तो कम फोर्स वो दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड्स। ये कांसेप्ट बेसिकली दिया था फैराडे ने। कूलम्स के जमाने में ये कांसेप्ट नहीं था, कूलम ने ये कांसेप्ट दिया था कि आप दो चार्जेस को इतना करीब ले आए कि वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सके, देन द फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। लेकिन फैराडे ने जो है वो ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड्स का कांसेप्ट दिया कि जब फील्ड्स ओवरलैप होंगे वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, और अगर फील्ड्स ओवरलैप नहीं होंगे तो फिर वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स की सिंपल मिसाल इस तरह देता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की अपनी अपनी बाउंड्रीज है, ठीक है, तो वो जो है अपने अपने इलाकों में है तो वो एक दूसरे पे जो है वो जारियत नहीं कर सकते, मतलब ये लॉ के खिलाफ होगा। लेकिन अगर इंडिया का फौजी पाकिस्तान में एंटर हो जाए या पाकिस्तान का इंडिया में एंटर हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उसको रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसी तरह चार्जेस के इर्द गिर्द भी फील्ड जब ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट था, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको हम कह सकते हैं, या फील्ड स्ट्रेंथ भी हम इसको कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये बात याद रखिए, दिस इज E, और यहां पर हम एक मैथमेटिकल टूल लिखते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F डिवाइड बाय Q0, F डिवाइड बाय Q0। ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, डेफिनेशन आपको जरूर आता होगा। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ये एक मैथमेटिकल टूल है, और इसका मतलब आपके पास होता है कि Q0 इज वेरी वेरी स्मॉल। मैंने एक बात की थी, याद रखिए, फर्स्ट लेक्चर में टेस्ट चार्ज के बारे में, कि जब एक बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि द प्राइमरी सोर्स टू स्टडी द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोर्स चार्ज, वो टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से स्मॉल रखा जाता है। एक बात यहां पर याद रखिए, ये अभी मैं डिस्कस करवा रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी आप टेस्ट चार्ज के जरिए से सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करना चाहते हैं तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड आपने स्मॉल से स्मॉल रखना होगा। आप में से स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्यों स्मॉल रखते हैं। तो एक बात याद रखिए, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्यों स्मॉल से स्मॉल रखा जाता है, तो इसका जवाब सुने। सोर्स चार्ज का फील्ड स्ट्रेंथ हम रियलिटी में मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, किस चीज को इस्तेमाल करके, टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करके सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को हम मालूम करना चाहते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करता है, ठीक है, एक चार्ज दूसरे पे जितना फोर्स लगाते हैं तो दूसरा चार्ज उस पर भी उतना ही फोर्स लगाता है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज एक जरिया है सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए। लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे मैं अगर यहां पर लूं, ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं एक टेस्ट चार्ज को रख लूं, Q0 टेस्ट चार्ज को रख लूं, तो इस पॉइंट पे ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज द फोर्स। अगर मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रख लूं तो ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और हमने तो डिस्कस किया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ये Q है आपके पास, ये आपके पास Q0 है, ठीक है। तो देखिए, मैं इस Q0 के मैग्नीट्यूड को जितना स्मॉल से स्मॉल करूंगा तो इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज का कंट्रीब्यूशन कम से कम होगा। अगर आप बुक में देखिए तो आपका बुक क्या लिखता है कि टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप जितना स्मॉल रखते हैं तो उतना वो सोर्स चार्ज के फील्ड को कम डिस्टर्ब करता है या डिस्टॉर्ट करता है। लेकिन इसका आसान अल्फाज में जवाब यह है कि टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल से स्मॉल रखते हैं ताकि जिस पॉइंट पे हम सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करें, ठीक है, वहां पर टेस्ट चार्ज का इफेक्ट कम से कम हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सोर्स चार्ज का फील्ड स्ट्रेंथ मालूम कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज का नहीं। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना आप स्मॉल से स्मॉल करेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम से कम होता जाएगा। तो इसलिए रियलिटी में इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो जो है वो सोर्स चार्ज की वजह से होगा। हाँ, अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आइडियल टेस्ट चार्ज पॉसिबल है कि जो कि 100% एक्यूरेट सोर्स चार्ज के फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर कर सके? तो मैं आपको जवाब दूंगा नो, आइडियल टेस्ट चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब है आइडियल टेस्ट चार्ज का मतलब कि क्यों पॉसिबल नहीं है? आइडियल टेस्ट चार्ज का मतलब होगा 0 कूलम चार्ज।
क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जब हम जीरो करेंगे ना तो उसका कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल, अब चार्ज है ही नहीं तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है ही नहीं, तो फिर आप इसको किस तरह मेजर करेंगे? ठीक है, तो इसलिए यहां पर टेस्ट चार्ज का कंट्रीब्यूशन कम से कम करने के लिए टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल से स्मॉल रखा जाता है। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने किया। ठीक है, तो जब रियलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया जाता है तो वहां पर यह बात की जाती है कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल से स्मॉल, कितना स्मॉल? अगर मैं लूं 1 कूलम चार्ज, ठीक है, और मैं एक प्रोटॉन लूं तो एक प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड वो बहुत ज्यादा स्मॉल है 1 कूलम चार्ज मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो 1 प्रोटॉन एक टेस्ट चार्ज होगा 1 कूलम चार्ज के लिए। तो याद रखिए क्यू नॉट आपके पास स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू F डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, ये आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ है, दिस इज द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज। ठीक है, और ये फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स चार्ज हम मेजर करें, किस चीज से मेजर करें? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड। क्या मतलब है इसका? देखिए, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट चार्ज। फोर्स कौन सा चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। और वही फोर्स जो टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो आपको किस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो आपको सोर्स चार्ज की फील्ड स्ट्रेंथ का इंफॉर्मेशन दे रहा है। फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको फील्ड स्ट्रेंथ का सोर्स चार्ज के बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F डिवाइड बाय क्यू नॉट। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अब यहां पर ये फोर्स, इसका मतलब ये फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड, ये वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टेड along a force experienced by test charge, experienced by test charge। ठीक है, फोर्स आपके पास फील्ड स्ट्रेंथ, दिस विल बी डायरेक्टेड along a force experienced by test charge। और याद रखें, फॉर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू F डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं, ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं। क्या मतलब है? देखिए, एक टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द किसी पॉइंट पे 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक पॉइंट पे 10 न्यूटन टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे 1 न्यूटन टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी सोर्स चार्ज के फील्ड में। तो फिर फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगा? जहां पर वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, 10 न्यूटन पर कूलम। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पर 1 न्यूटन पर कूलम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? कम है। तो इसका मतलब यह है कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। ठीक है, और जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, व्हाई? बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और ये हमें फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं। इसका यूनिट क्या है? तो यूनिट सिंपली आप यहां से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 कूलम, सो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं शॉर्टकट में, न्यूटन पर कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। न्यूटन पर कूलम ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी है और न्यूटन पर कूलम भी है, लेकिन चूंकि वोल्ट पर मीटर तक अभी हम नहीं गए, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट टॉपिक में। ठीक है, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज द यूनिट। और याद रखिए, ये इक्वेशन आपके पास जो है E इज इक्वल टू, ये प्रीवियस पेपर में अगर आप देखें तो प्रीवियस मेडिकल ईटा के टेस्ट में अगर आप देख ले तो ये एमसीक्यू उसमें मौजूद है। दिस इज द एनालॉग इक्वेशन ऑफ G इज इक्वल टू W डिवाइड बाय M। ये किस चीज को जो है मेजर करे? याद रखे, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो एनालॉग का मतलब क्या होता है? एनालॉग का मतलब होता है सेम बिहेवियर। तो याद रखे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेट पर यूनिट मास, और वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ठीक है, और यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं और ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं। स्मॉल जी, जिसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, वो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं, और ये इक्वेशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं। तो दोनों का काम क्या है? फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना। दोनों का काम है फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करना, इसीलिए हम कहते हैं दीज आर द एनालॉग इक्वेशन। सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, ये मैं लिख लेता हूं, F डिवाइड बाय क्यू नॉट, ये एनालॉग इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये कंसेप्ट भी फैराडे ने दिया था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये भी फैराडे ने ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, और ये भी आपके पास जो है
कूलम्स लॉ, ये भी कूलम्स लॉ है। अच्छा ठीक है, किस तरह को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, सिर्फ मैंने हेडिंग में लिख लिया। ए ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए ये अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, दिस इज अ पॉइंट सोर्स चार्ज, मैं आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहता हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स चार्ज यहां पर पड़ा हुआ है और मैं आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि जो प्राइमरी सोर्स होता है वो टेस्ट चार्ज होता है, जो प्राइमरी सोर्स होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज है और आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, वही मैं प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और प्राइमरी सोर्स को इस्तेमाल करने के बाद में एक ऐसा इक्वेशन डिराइव कर लूंगा कि जिसमें फिर आपको टेस्ट चार्ज नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर टेस्ट चार्ज को रख लूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए प्राइमरी सोर्स वो टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप देखें मेरे पास है F इज इक्वल टू के Q1 के बजाय Q2 के बजाय Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया, दिस इज इक्वेशन 1। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको मैंने 2 लिख लिया। तो अगर आप लोग 1 को उठाकर पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, आप 1 को 2 में पुट कर ले। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा के Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय Q0, दिस इज कैंसल। E is equal to KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर, E is equal to KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गया और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्यों आपके पास पॉइंट सोर्स चार्ज है। अब इस इक्वेशन में देखें आपको टेस्ट चार्ज नजर नहीं आ रहा, टेस्ट चार्ज खत्म हो गया, कैंसिल हो गया। तो देखिए हमने टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करके एक ऐसा इक्वेशन निकाल लिया कि जिसमें टेस्ट चार्ज नहीं है। टेस्ट चार्ज को इस्तेमाल करके हमने एक ऐसा इक्वेशन निकाल लिया कि जिसमें टेस्ट चार्ज कैंसिल हुआ और ये इक्वेशन क्लियर कट आपको बता रहे हैं कि अब टेस्ट चार्ज के बगैर भी इस इक्वेशन से आप सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड स्ट्रेंथ को किसी भी पॉइंट पे मालूम कर सकते हैं। अगर मैं इसका वेक्टोरियल फॉर्म लिख लूं या वेक्टर फॉर्म लिख लूं, ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म बन जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। तो क्लियर कट आप इक्वेशन से देख सकते हैं कि सोर्स चार्ज क्यू और R आपके पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज है, R इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सोर्स चार्ज है। तो देखिए अब ये आपके पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया है कि जिसमें टेस्ट चार्ज के बगैर हम सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी सोर्स तो टेस्ट चार्ज है, इसके बाद हम इस चैप्टर में जाएंगे और मतलब टेस्ट चार्ज को तो हमने स्टार्ट में यूज किया। अब एक ऐसी इक्वेशन आ गई जिसमें टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं है, सोर्स चार्ज की जरूरत है। अगर आपको सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड का पता हो तो विदाउट टेस्ट चार्ज आप इस इक्वेशन से किसी भी पॉइंट पे जो कि सोर्स चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पे हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में हम आगे जाकर फ्लक्स में पढ़ेंगे कि वहां पर सोर्स चार्ज की भी जरूरत नहीं होगी। विदाउट यूजिंग अ टेस्ट चार्ज एंड विदाउट नोइंग अ सोर्स चार्ज आप फ्लक्स से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते होंगे। तो इस चैप्टर में हम यही तरीके सीखेंगे। ठीक है, और हम इसको कूलम्स लॉ भी कहते हैं। हम इसको कूलम लॉ क्यों कहते हैं? हम यहां पर कहते हैं कि दिस इज कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ, लेकिन मैं स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेता हूं। For unit positive test charge, for unit positive test charge, unit positive test charge के लिए ये कूलम लॉ है। क्या मतलब है? ये Q0 को अगर आप 1 ले ले, 1 कूलम ले ले, ठीक है, तो आप देखिए ना F इज इक्वल टू के Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर Q0 को मैं 1 लिख लूं कि Q डिवाइड बाय R स्क्वायर जो कि E ही है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज कूलम्स लॉ। ये भी आपके पास है कूलम्स लॉ है। अच्छा देखिए ये जस्ट मैंने इसको प्रूव कर लिया है, बाकी इसमें थोड़ा सा जनरल डिस्कशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 जुलाई को मीटिंग है गवर्नमेंट का, तो यूनिवर्सिटीज़ और हाई लेवल्स क्लासेस मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद तो ये की जाती है इंशाल्लाह हम उससे रिलेटेड तमाम इंतजाम आपके लिए कंप्लीट कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया तो कुछ दिनों का गेप देकर हम क्लासेस इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आपके लिए सैनिटाइजर, गेट्स वगैरह और वो चीज़ें हम इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल आप भी रखेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि आपका ख्याल रखा जाए। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है आप हमें एकेडमी में क्लासेस में इंशाल्लाह देखेंगे और क्लासेस में बैठकर आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द जो है एजुकेशन सेक्टर खोला जा रहा है, तो उस टाइम तक आप लोग ऑनलाइन ही अपने आप को इंगेज रखें, स्टडी करें, टेंशन मत लें। ठीक है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरीके से इंगेज रखें। थैंक यू सो मच।